ओके गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा बेसिक रहेगा। ठीक है, बेसिक भी रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन का गाइस जो लेमन टर्म होता है वो क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो गाइस जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ मशीन चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेक्निकल रिलेशंस चाहिए। ठीक है, means to convert input into output you should have to what use this some machine, then you can able to produce the output. ठीक है, ओके। बट गाइस जब आप ये इनपुट से आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हो, लेट्स से कि मुझे एक यूनिट ऑफ आउटपुट जो है बनाना है और मैं लेबर और कैपिटल को यूज कर रहा हूं। ठीक है, लेबर और कैपिटल को यूज कर रहा हूं। तो लेट्स से कि मैं लेबर यूज किया 2 3 मीन्स 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली 3 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल। सिमिलरली 4 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो ये आपका लेबर हो गया, ये आपका कैपिटल हो गया। तो गाइस एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉसिबल है कि 2 यूनिट ऑफ लेबर को यूज करो एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करके जो है आप एक यूनिट ऑफ आउटपुट को जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करके आप एक यूनिट ऑफ आउटपुट को जो प्रोड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ लेबर को यूज करके एंड 4 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करके तब भी आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके ओके, बट गाइस दिक्कत अब यहाँ पे ये आती है कि जब भी हम ये बात करते हैं कि हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किए, बट ये जो कन्वर्ट किए ना गाइस वो आपका क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब कि कम से कम लेबर को यूज करके, कम से कम कैपिटल को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट। ठीक है, तो गाइस आपको याद रखना है जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किए, बट ये जो कन्वर्ट हम किए ना वो एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कम से कम लेबर और कैपिटल को यूज करके हम एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जब अगर आप इसका डेफिनेशन दोगे, सो द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली टेक्निकल रिलेशंस व्हिच कंसिस्ट फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। ओके गाइस, एक चीज और आती है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने बहुत सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया, 2 3 3 2 1 4। ठीक है, तो गाइस ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन सेट। दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन सेट। तो गाइस ये आपका सेट है और इस कोई सा भी सेट को लेके आप जो है एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन सेट। बट आपको गाइस खोजना भी है कि हाँ कौन सा एफिशिएंट है, क्योंकि कोई भी गाइस फर्म ऑनर वो क्या चाहता है कि कम से कम लेबर को यूज करके, कम से कम कैपिटल को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें, वही उसका एफिशिएंट पॉइंट होता है। ठीक है, ओके ओके। तो गाइस आपको यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज सीखा। पहला चीज सीखा कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, बट ये जो कन्वर्ट है ये आपका क्या होना चाहिए, टेक्निकली एफिशिएंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि प्रोडक्शन सेट, प्रोडक्शन सेट का मतलब कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेट हो सकते हैं, 2 3 3 2 1 4 1 5।
ठीक है, तो बहुत सारे सेट है वही 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन सेट। बट और तीसरी बात हम लोग क्या सीखे कि जब भी अगर हम इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट है वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कि लेस लेबर एंड लेस कैपिटल को यूज करके मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को गाइज हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ फर्म ट्रांसफर इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दिस फैक्टर कैन बी मशीन, कैपिटल, लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो जो जो भी इनपुट लग रही है ये आपका क्या गया, इनपुट हो गया ना, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस हम लोगों ने मशीन पे इसको डाला और मशीन हम लोगों को आउटपुट दिया। ठीक है, तो ये जो बहुत सारा फैक्टर है दिस इज कॉल्ड इनपुट फैक्टर। इनपुट फैक्टर में क्या क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका सारा इनपुट में आता है एंड आउटपुट गाइस आपका फिक्स है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट वी हैव ओनली अ 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन सेट। कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट आपको वही पॉइंट लेनी है जो एफिशिएंट हो। ठीक है, जो आपका एफिशिएंट हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन सेट। ठीक है, ओके। जैसे गाइस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ प्योरली टेक्निकल रिलेशन विच कनेक्ट फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। वही चीज जो हम लोग अभी सीखे। ये डिस्क्राइब द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन दैट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ फैक्टर इनपुट इनटू अ आउटपुट एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड। गाइस अगर आपके पास इनपुट है, ठीक है, मीन्स रॉ मटेरियल मौजूद है, लेबर है, लैंड है, ठीक है, तो अगर आप कोई भी टाइम पीरियड पे लेट्स से अगर मुझे अभी के अभी अगर मुझे आउटपुट बनाना है तो गाइस हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनपुट अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास इनपुट अवेलेबल है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट आर technology of a firm, of an industry, or of the economy as a whole. The production function include all the technical efficient method of the production. Okay, तो guys वही चीज कि जब भी कोई भी फर्म ऑनर अगर किसी भी चीज को लेट से किसी भी चीज को अगर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट है गाइज वो उसका जो आउटपुट है ना वो टेक्निकली एफिशिएंट होनी चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज कर लो, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब वो जो पॉइंट है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। एफिशिएंट का मतलब कम से कम लेबर को यूज करके कम से कम कैपिटल को यूज करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करे। दैट इज द मोटिव ऑफ एनी फर्म ऑनर। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को जब अगर आप प्रोड्यूस करते हो, सो दिस आर द कॉम्बिनेशन कि आपने लेबर को 2 यूनिट यूज किया एंड कैपिटल को 3 यूनिट। सिमिलरली दिस इज P2, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने 3 यूनिट ऑफ लेबर को यूज किया एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल। एंड सिमिलरली P3, 1 एंड 3। तो गाइस ये मेरा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन सेट। अब इस प्रोडक्शन सेट में से मुझे खोजना है कि मेरा कौन सा एफिशिएंट पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो गाइस जब आप इसी को अगर डायग्राम में अगर आप दिखाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का होगा। दिस इज P1। P1 में क्या था, 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल। So this is your P, 2 unit of labor and 3 unit of capital. So this is the this. ठीक है, सिमिलरली P2 एंड P3। ओके ओके गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अगर आप जब भी बात करते हो कि ठीक है हम लोगों ने
प्रोडक्शन सेट बनाया और फिर प्रोडक्शन सेट में से ही हमें एफिशिएंट पॉइंट को खोजनी है जो हमारी टेक्निकल एफिशिएंट पॉइंट है। बट जरूरी नहीं है कि आपने जो पॉइंट जो पॉइंट आपने चूज किया है, ठीक है, वो एफिशिएंट है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप ये पॉइंट एफिशिएंट है, बट आपको उसके कॉस्ट को भी देखना है कि हाँ उसका कॉस्ट कितना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि which one of them will be chosen at any particular time depend on the price of a factor। ठीक है, तो जैसे कि गाइस मैंने लेट से कि मैंने 2 and 3 को मैंने चूज किया, ये बहुत ही एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस, बट मुझे इसके प्राइस को भी देखना होगा कि प्राइस ऑफ लेबर कितना है, प्राइस ऑफ कैपिटल कितना है। ठीक है, तो आप सिर्फ एफिशिएंट पॉइंट को चूज कर लिए ये जरूरी नहीं है, आपको प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, so the theory of the production describe the law of production, the choice of any particular technique in an economic one based on the price। ठीक है, तो जब भी अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा था कि एफिशिएंट पॉइंट को हमें चूज करना है, बट उसके साथ साथ हमें उसके प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस को भी देखना है एंड नॉट अ टेक्निकल वन। The choice of a technique by a firm is described the below। Okay, we not hear that a technically efficient method is not necessarily economic efficient, guys। ये बहुत important point है। ठीक है, टेक्निकल एफिशिएंट मेथड जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी हो। ठीक है, जैसे आपने ये वाला पॉइंट को चूज किया 2 and 3, बट क्या पता कि इसमें आपको जो कॉस्ट है लेबर का और कैपिटल का काफी ज्यादा है, तो इकोनॉमिकली गाइस आपका तो वाइबल नहीं हो ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर हम लोग एफिशिएंटली अगर टेक्निकली अगर एफिशिएंट है तो वो जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी होगा। So there is a difference between the technical and the economic efficiency। ठीक है, ओके, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज काफी बार एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी के एग्जाम में कि अगर टेक्निकली एफिशिएंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी होगा। ठीक है, तो गाइस अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार मैं फिर से रिमाइंड कराता हूं। हम लोगों ने सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, और ये जो आउटपुट कन्वर्ट हो रहा है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये आउटपुट टेक्निकली एफिशिएंट है। ठीक है, पहली बात क्यों, क्योंकि गाइस कोई भी फर्म ऑनर क्या चाहता है कि आउटपुट को जो है टेक्निकली एफिशिएंटली जो है उसको प्रोड्यूस होना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द प्रोडक्शन सेट। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और इसमें से हम लोगों ने चूज किया कि अच्छा ये वाला पॉइंट एफिशिएंट है तो इसको यहाँ पे निकालो, और लेट्स से कि 2,4 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट ऑफ कैपिटल। अच्छा ठीक है, ये आपका एफिशिएंट है, बट ये जरूरी नहीं कि ये जो एफिशिएंट है वो आपका इकोनॉमिकली भी जो है आपका क्या होगा, इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाता है कि प्राइस, अब इसके प्राइस को भी हमें देखना है कि अच्छा इसका प्राइस क्या है। अगर इसका प्राइस अगर ज्यादा है, लेट्स से यहाँ पे ये 2,4 है और लेट्स से कि ये आपका 3,4 है। ठीक है, बट ये आपका एफिशिएंट पॉइंट है, बट ये आपका इनएफिशिएंट है, बट इसका अगर प्राइस कम है तो गाइस जिसका प्राइस कम है ना उस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। तो अब हम लोग यूज करेंगे 3,4 वाले बंडल को, 3 unit of labor and 4 unit of capital to produce the 1 unit of goods। ठीक है, ओके, ठीक है, तो गाइस ये दो चीज अभी तक हम लोगों ने सीखा। ठीक है, ओके, ओके गाइस, अब हम लोग आते हैं आइसो क्वांट के बारे में। आइसो क्वांट
क्या होता है, isoquant include is a locus of technical efficient method for producing a given level of output. तो कैसे जितने भी कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये जो था ना प्रोडक्शन सेट, ठीक है, और हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, ये वाला 2 3 3 2 1 4, और इससे हम लोग जो है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं 2,3 3,2 या 1,4 पे। और हम लोगों को ये चीज एज्यूम करना पड़ेगा कि ये सारे के सारे पॉइंट एफिशिएंट है, सारे के सारे पॉइंट एफिशिएंट है। और जब हम इस सारे पॉइंट को एक ग्राफिकली में अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जैसे 2 3 3 2 1,4, तो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो गाइस यही होता है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या होता है, इट इज अ लोकस, it is a locus of all the technical efficient method for producing a given level of output, ठीक है। okay, the production isoquant may assume various shape depending on the degree of substitutability of factors, ठीक है। ओके, तो वही चीज गाइस यहाँ पे आपको रिटर्न है, ठीक है। तो isoquant is the combination of all the efficient labor and capital combinations, that is called your isoquant. But guys जो isoquant है, ठीक है, उसके बहुत सारे शेप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सब्स्टिट्यूट पावर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे गाइस अगर उसका कर्व ये है तो कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन पावर होगा, कुछ अगर ऐसा शेप है एल शेप का है तो गाइस इसका कुछ सब्स्टिट्यूशन पावर अलग होगा, अगर लीनियर है तो इसका सब्स्टिट्यूशन पावर कुछ अलग होगा, किंग है तो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो उसका शेप होता है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन फंक्शन आइसोक्वांट में एज्यूम वेरी शेप। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड होता है उसके डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो गाइस इसका जो पहला शेप, ठीक है, पहला शेप हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज, अच्छा, तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला शेप है दैट इज लीनियर आइसोक्वांट, दूसरा लीनियर आउटपुट आइसोक्वांट, तीसरा किंग आइसोक्वांट, और चौथा स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट, ठीक है। लीनियर आइसोक्वांट, इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट, किंग आइसोक्वांट और कॉन्वेक्स आइसोक्वांट, ठीक है। तो गाइस जो लीनियर आइसोक्वांट है वो क्या होता है, दिस टाइप एज्यूम अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी of factor of production given a commodity may be produced by using only capital or only labor or by an infinite combination of capital and labor, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है ना, जो लीनियर आइसोक्वांट है इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ऑफ लेबर एंड कैपिटल का, जैसे ये वाला, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1:1 रेशियो पे, 2:2 रेशियो पे, 3:3 रेशियो पे, ठीक है। So that is called your linear isoquant. Guys, isoquant यही तो था। isoquant क्या था कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज किया है। लेट्स से कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन यूज किया, लेट्स से दिस इज 1,5, सिमिलरली दिस इज 2, दिस इज 2,4, दिस इज 3,3, ठीक है। और गाइस ये सारा पॉइंट हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, एफिशिएंट, क्योंकि गाइस वही इसका डेफिनेशन होता है ना, आइसोक्वांट का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल टेक्निकल एफिशिएंट पॉइंट, ऑल द टेक्निकल एफिशिएंट मेथड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ओके, तो वही चीज है गाइस। अब यहाँ पे क्या है कि लीनियर आइसोक्वांट में क्या है कि हम लोग इसको जो है परफेक्टली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कब? जब अगर हमारा कर्व लीनियर आइसोक्वांट हो तब, ठीक है।
Similarly, input output isoquant. अगर input output isoquant, this assume strict complementarity, that is zero substitute. Guys, अब यहाँ पे हम लोग substitute ही नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या था, अगर हम बात करें कि लीनियर आइसोक्वांट में क्या था कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम यहाँ पे थे तब भी हम लोग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे. सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे भी है तब भी हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या था कि परफेक्ट सब्सटीट्यूशन था. जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 5 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करके हम लोग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को जो है प्रोड्यूस कर रहे थे. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 यूनिट को आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब हम लोग यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ लेबर को यूज करके एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को यूज करके हम लोग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सब्सटीट्यूशन है बिटवीन दी फैक्टर इनपुट में. बट जब अगर हम लोग बात करते हैं इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट में, तो गाइज अब यहाँ पे आपका सब्सटीट्यूशन नहीं है. ठीक है, अब आपको गाइज फिक्स्ड, अब ये फिक्स हो गया कि अब आपको इतना लेट्स से 3 यूनिट ऑफ लेबर एंड 3 यूनिट ऑफ कैपिटल, अब आपको इसको यूज करना ही होगा. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज दिस assume strict complementarity, that is zero substitutability of the factor of production, and there is only one method of production for any one commodity. This isoquant takes the shape of right angle, and this type of isoquant is also called a Leontief isoquant, after the Leontief who invented the input output analysis. ठीक है, तो guys इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लियोनटिफ आइसोक्वांट भी हमें बोलते हैं. ठीक है, तो लियोनटिफ आइसोक्वांट में गाइस आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. किस चीज का सब्स्टिट्यूट? फैक्टर का. फैक्टर मतलब लेबर और कैपिटल का. ठीक है, तो जब अगर हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो गाइस वो फिक्स्ड है कि हमें उतना जो है 3 यूनिट हमें लगेंगे या 4 यूनिट हमें लगेंगे. अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, बट यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन पावर फेल हो जाता है. किस केस में? लियोनटिफ आइसोक्वांट में. ठीक है, ओके. थर्ड गाइस आपका आता है किंग आइसोक्वांट. किंग आइसोक्वांट क्या होता है कि दिस अज्यूम दैट द लिमिटेड, अब यहाँ पे गाइस सब्स्टिट्यूशन है बट ये लिमिटेड है. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, परफेक्ट था, बट अब यहाँ पे लिमिटेड है ऑफ कैपिटल एंड लेबर. There are only a few process of producing any one commodity. ठीक है, तो यहाँ का जो substitution है of the factor is possible only at the king. This form is also called activity analysis isoquant or the linear programming isoquant because it is basically used in linear programming. ठीक है, तो गाइस ये आपका हो गया linear प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट या फिर किंग आइसोक्वांट. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सब्स्टिट्यूशन है बट ये पॉसिबल है ओनली एट किंग पे. ओनली एट किंग पे गाइस आपका पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन. दैट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट. ओके ओके गाइस, चौथा आता है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट. इसमें क्या होता है कि दिस फॉर्म एज्यूम कंटिन्यूअस substitution of K and L only over a certain range beyond which the factor cannot substitute each other, and the isoquant appear as a smooth curve convex to the origin. ठीक है, तो गाइस इसमें तो हम लोग कॉन्टिन्यूस, ये क्या है कि हम लोग कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑफ कैपिटल एंड लेबर का, बट कुछ सर्टेन रेंज तक ही. ठीक है, सर्टेन रेंज तक ही. ठीक है, सर्टेन रेंज तक ही, और बियॉन्ड विच द फैक्टर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट ईच अदर. तो इस टाइप के आइसोक्वांट को हम लोग बोलते हैं स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट. यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. यहाँ पे क्या था? परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन एंड ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है गाइस कि हम लोग कॉन्टिन्यूअसली जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑफ लेबर एंड कैपिटल का. ठीक है, और इसका ग्राफ गाइस आप देख सकते हो कि ये वाला है.
ओके ठीक है ओके। तो गाइस ये आपका कुछ टाइप्स थे कर्व के, ठीक है ओके फाइन। अब गाइस हम लोगों ने सीखा था कि जब भी आप कोई आउटपुट को गाइस अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि production function involves concept which are using tools in all field of economics. The main concept are जब भी guys आप प्रोडक्शन चैप्टर्स पढ़ते हो तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल डेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड elasticity of substitution, factor intensity, efficiency of okay and return to scale. So this all are the factors. अगर हम लोग मैथमेटिकली गाइस अगर हम लोग देखें तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, ओके लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल लैंड, ठीक है। तो बहुत सारे आउटपुट गाइस इन्वॉल्व होते हैं एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारे आपका इनपुट है, लैंड कैपिटल लेबर रिटर्न टू स्केल एफिशिएंसी पैरामीटर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं आपकी आउटपुट को एफिशिएंट में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे एज ए मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है ओके 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 गाइस। और एक चीज यहाँ पे ये है कि ये तो आपका गाइस आउटपुट हो गया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल के आर एस वी वाई। लेट्स से कि गाइस मेरी एक खुद की कंपनी है और मैंने एक आउटपुट को प्रोड्यूस किया, ठीक है ओके। और गाइस जब मैंने आउटपुट को प्रोड्यूस किया तो इसमें काफी सारे रॉ मटेरियल यूज होंगे, ठीक है। तो जब हम लोग आउटपुट को माइनस माइनस जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस से हम लोग माइनस कर देते हैं, you will get the actual and that x is called what, value added, isn't it? तो guys जब हम लोग subtract कर देते हैं, this is your value of output, okay, and this is your value of raw material. तो जब हम लोग value of output को value of raw material से minus कर देते हैं, then you will get the value added, that is called x, that is called x, ठीक है ओके तो गाइस अब क्या हो गया कि x इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एंड v इज द रिटर्न टू स्केल एंड गामा इज अ एफिशिएंसी पैरामीटर, ठीक है ओके। तो ये आपका बन गया x इक्वल टू एफ ऑफ एल के v एंड गामा, ठीक है ओके गाइस। जब इसी को x इक्वल टू एफ ऑफ एल के वी वाई, जब अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट कर्व, ठीक है। अब क्या हुआ कि गाइस अब मैं कैपिटल को इंक्रीज किया, तो जाहिर सी बात है अगर मैं कैपिटल को इंक्रीज करूंगा तो मेरा आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो x भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये फर्स्ट में था, मैंने इंक्रीज किया तो आउटपुट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर मैं कैपिटल इंक्रीज किया तब आउटपुट मेरा यहाँ पे हो गया। सो हायर द अमाउंट ऑफ कैपिटल हायर इज द प्रोडक्शन, ठीक है। और जब हायर द प्रोडक्शन होगा तब आपका जो कर्व है वो शिफ्टिंग आउटवर्ड होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ लेबर, अगर गाइस हम लोग लेबर को इंक्रीज करेंगे तो इसका आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका जो कर्व है ये भी आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक चीज आज हम लोग सीख रहे हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि y इज अ फंक्शन ऑफ लैंड लेबर रॉ मटेरियल एस, बट हम लोगों ने क्या किया कि इसको माइनस कर दिया,
ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, यू विल गेट द वैल्यू एडेड, दैट इज एक्स। अब ये एक्स जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, लैंड, कैपिटल, रिटर्न टू स्केल एंड एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, जब अगर हम लोग इसी को ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट द फर्स्ट लाइक दिस। अगर हम लोग कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, और जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन कर्व है ये भी आपका आउटवर्ड शिफ्ट होगा। सिमिलरली लेबर के केस में अगर हम लोग लेबर को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, और उसका जो कर्व है ये भी आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ओके ओके। बट गाइस आप खुद सोचो, ठीक है ये आउटपुट शिफ्ट हो रही है, बट ये जरूरी नहीं कि, ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड लेट से 3 यूनिट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने किया, अगर लेट से कि मैं ज्यादा से ज्यादा गाइस अगर मैं कैपिटल को इंक्लूड कर रहा हूँ अपने फैक्ट्री में, तब क्या होगा कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो फॉल हो सकती है। ठीक है, तो एक लिमिट तक गाइस ठीक है कि अगर आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। बट अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप कैपिटल को यूज कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लैंड को, लेबर को अगर यूज कर लोगे, तो आपका जो वैल्यू है ऑफ आउटपुट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तब गाइस यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसको गाइस हम लोग लेमैन टर्म में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था K3, जब आपने कैपिटल 3 जैसे आप K3 तक यूज किए तब आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तब आपका गाइस आप यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, आप पहले यहाँ पे थे, अब K3 यूनिट ऑफ कैपिटल पे आप कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। ओके, लेट्स से मैं एडिशनल कैपिटल को यूज कर रहा हूँ, अब मैं K4 पे आ गया, K5 पे आ गया। तो जब मैं एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर या कैपिटल को यूज करूंगा तब मेरा आउटपुट पे क्या फर्क होगा। गाइस ध्यान से सुनना, जब हम एडिशनल, गाइस यहाँ पे क्या था 3, ये जैसे यहाँ पे 2 3 तो यहाँ पे 2 3 4, तो जब मैंने एक एडिशनल यूनिट लेबर को इंक्लूड किया अपने फैक्ट्री में तब मेरा आउटपुट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फ्रॉम हियर टू हियर, तो मेरा आउटपुट क्या हो गया गाइस, इंक्रीज हो गया। सो डेल एफ डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एल, तो जब मैं लेबर को इंक्रीज किया तब मेरा आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो दैट इज पॉजिटिव ना, ये भी इंक्रीज हुआ ये भी इंक्रीज हुआ, दैट इज पॉजिटिव। सो ओवरऑल टर्म इज व्हाट, पॉजिटिव। तो गाइस जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल एल, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। आप खुद सोचो अगर ये नेगेटिव हो गया, आपने गाइस लेबर को, एक यूनिट ऑफ लेबर को आपने एम्प्लॉय किया बट आपका आउटपुट घट गया, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, दिस गिव यू अ नेगेटिव। तो गाइस आपका एमपीएल नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, वो इनएफिशिएंट है, तो एफिशिएंट होने के लिए क्या होनी चाहिए, एमपीएल is greater than 0. MPL is greater than 0. It means कि MPL should positive. MPL should positive. Similarly, अगर मैं कैपिटल की बात करूं कि जैसे K2 to K3, तो गैस मैं यहाँ पे एडिशनल कैपिटल यूज किया, और एडिशनल कैपिटल में जैसे ही यूज किया तो मेरी आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, सो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल के, तो मैं जैसे ही एक यूनिट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज किया तो मेरा आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो ओवरऑल इज बिकम पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एमपी के इज पॉजिटिव, तो ये भी एक एफिशिएंट है, एफिशिएंट, दिस इज आल्सो एफिशिएंट। बट अगर एमपीएल लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो इनएफिशिएंट पॉइंट है।
ठीक है। सिमिलरली अगर एमपी के लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट मेरा इनएफिशिएंट है, दैट्स इट। ठीक है। तो गाइस वही चीज है कि एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन 0 और एमपी के भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है। अगर कोई भी एक रैशनल फर्म है तो वो क्या चाहता है गाइस कि हम एफिशिएंटली अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करें। और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सीखा है कि कम से कम लेबर को और कैपिटल को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को हम लोग व्हाट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स दैट कि एमपीएल शुड बी पॉजिटिव। सिमिलरली एमपीएल के मस्ट बी अ पॉजिटिव। ठीक है। ओके फाइन। अब गाइस दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि आप खुद सोचो कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को अगर आप यूज करोगे, ठीक है, ओके, तो मैं सबसे पहले ग्राफ के थ्रू इसको ओके गैस इस ग्राफ को ध्यान से देख लो। ठीक है। अगर मैं पॉइंट 0 to A, दिस पॉइंट इज A डैश, दिस इज पॉइंट A डैश। तो गाइस अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इस रेंज में क्या है कि डेल एक्स बाय डेल एल इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर हम लोग लेबर को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट से तो इसका आउटपुट गाइस लेट्स से कि 10 यूनिट से इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये आपका गाइस स्ट्रिक्टली, ठीक है, दिस रीजन, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेबर को 1 यूनिट इंक्रीज किए तो आउटपुट लेट से 100 यूनिट इंक्रीज हो गया या फिर 80 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा जो है आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया अगर हम लोग 1 यूनिट ऑफ लेबर या कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तब। ओके ओके। बट गाइस आप खुद सोचो कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे लेट से यहाँ ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0 to A, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 to A डैश। ठीक है। तो गैस यहाँ पे तो कोई दिक्कत था ही नहीं। यहाँ पे क्या था कि आउटपुट गैस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। बट अब अगर ए डैश के बाद अगर हम लोग यूज करते हैं लेबर को, एडिशनली अगर हम लोग लेबर को हायर करते हैं, ठीक है, तब आउटपुट तो इंक्रीज होता है। ठीक है। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है बट आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो डिमिनिशिंग रेट से होगा। जैसे ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहां से यहां तक आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है बट आउटपुट एट अ डिमिनिश रेट। मतलब कि यहाँ पे आपका लेट से आपने 1 यूनिट ऑफ लेबर को हायर किया तो लेट से ये आपका 20 यूनिट ऑफ आउटपुट दे रही थी। आप एडिशनली अगर हायर किए तो ये भी आपको 19 देगा, ये आपको 18 देगा, लाइक दिस। ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग रेट, ये आपका इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है। इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, सो दैट्स व्हाई डेल एक्स बाय डेल एल इज पॉजिटिव। तो गाइस यहाँ पे भी डेल एक्स बाय डेल एल पॉजिटिव है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फर्म जो हायर कर सकता है। ठीक है गाइस, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी फर्म लेबर को कब हायर कर सकता है, जब एमपीएल इज ग्रेटर देन 0 हो। और गाइस इस केस में यहाँ पे ये जो रीजन है, दिस रीजन, यहाँ पे क्या है, एमपीएल इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे गाइस वो हायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि जैसे ये जो रीजन था वो ए डैश यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था बट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपिटल, यहाँ पे तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज हो रही है बट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है। लेट से अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एडिशनली अगर मैं यूज किया अपने फॉर्म में तो ये लेट से 30 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया। सिमिलरली अगर मैं अनदर कैपिटल को यूज किया तो ये आपको 29 यूनिट ऑफ आउटपुट देगा। सिमिलरली लाइक दिस 28, एंड होते 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 गाइस ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 0 बन जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 0 बन जाएगा। तो गाइस अगर डेल एक्स बाय डेल एल, इसका मतलब कि हम लोग अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर को हायर किए तो इसका आउटपुट क्या बन गया, 0। इस पॉइंट पे क्या बन गया, 0। तो ये क्या एमपीएल, तो इसका मतलब क्या कि एमपीएल आपका 0 हो गया, एमपीएल क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपिटल, ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ कैपिटल, डन।
ओके, अब गाइस ओके गाइस, मैंने आपको बताया ना कि ये वाला क्या था कि इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। लेट से ये वाला पॉइंट क्या था, यहाँ पे लेट से कि आपका जो लेबर था ये, लेट से कि ये लेट से एनी नंबर गाइस, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मैंने एक यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ लेबर मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया, तो इसका आउटपुट 20 यूनिट था। मैंने एडिशनल लेबर इंक्रीज किया, एडिशनल लेबर मैंने इंक्रीज किया, एडिशनल लेबर, तो इसका आउटपुट कितना हो गया, लेट से 18 हो गया। तो गाइस अगर मैं इसका चेंज निकालूंगा, change, so that is 18 minus 20 divided by the labor. Let's say this is 1 unit of labor and this is 2 unit of labor, so 2 minus 1. तो guys ये क्या बन गया, -2 means the change in MPL, this is a change in MPL divided by change in labor. तो guys ये नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ guys वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि change in MPL divided by change in labor less than equal to 0। तो इसका मतलब है कि इस केस में ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे जो चेंज इन एमपीएल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली ये वाला केस में जो चेंज इन एमपी के डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल इज लेस देन 0 होगा। हाँ सौरभ समझ आया? पूरा अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअली है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, एक पॉइंट कि कोई भी फर्म गाइस कहां तक हायर कर सकता है, ओनली यहां तक। उसके बाद अगर गाइस हायर करेगा, अगर एक यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज किया तो इसका आउटपुट फॉल हो गया, सो दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। इस केस में क्या हो गया, एमपीएल इज नेगेटिव, तो गाइस यहाँ पे तो फर्म जाएगा ही नहीं, सिंपल रीजन। तो फर्म कहां तक हायर कर सकता है, ओबी डैश तक, ओबी डैश तक, और इसका मतलब ओबी। ठीक है, तो ओबी अमाउंट ऑफ लेबर तक जो है फर्म हायर कर सकता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुछ रिटर्न, अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं, ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो गाइस क्या हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं एक लाइन में, क्या कि एमपीएल पॉजिटिव होना चाहिए, एमपीके पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड जो स्लोप है ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट का इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब इसका अगर आप जब डबल डेरिवेटिव लोगे तो वो आपका नेगेटिव होनी चाहिए, मीन्स दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और कोई भी फर्म गाइस इतना ही यूनिट ऑफ लेबर तक हायर कर सकता है, मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ लेबर। सिमिलरली दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा गाइस अगर हायर करता है तो उसका जो एमपी के वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, लेस देन 0। तो इस केस में आपका क्या है कि एमपी के इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे कोई भी फर्म हायर नहीं करेगा। तो मैक्सिमम दिस पॉइंट ओडी अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ओबी अमाउंट ऑफ लेबर तक जो है कोई भी फर्म हायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्जिनल this thing, that is del x by del L, is positive, and similarly the del MPL divided by del L is negative। ठीक है, ओके फाइन। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके गाइस आप यहाँ से खुद एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो कि मैंने आपको क्या कहा कि इसके बाद जो है फर्म जो है चूज नहीं, ओके क्यों? क्योंकि इसका मार्जिनल एमपीएल इज नेगेटिव। सिमिलरली इस रीजन में क्या है कि एमपीएल एमपीके इज नेगेटिव। ठीक है, तो गाइस
इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द रिज लाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिज लाइन. सो व्हाट इज रिज लाइन? ओके, सो प्रोडक्शन फंक्शन डिपिक्ट in the form of set of isoquant, which हम लोगों ने by construction, the higher to the right of an isoquant, the higher the level of output it depicts. Clearly, isoquant cannot intersect by the construction. We said that ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कंसेंट्रेट ऑन एफिशिएंट रेंज ऑफ आउटपुट, ठीक है. तो गाइस जब भी अगर आप आउटपुट के बारे में बात करते हो तो आउटपुट का मतलब कि भाई वो आउटपुट क्या है, एफिशिएंटली जो है यूज किया गया है, ठीक है, ऑफ इनपुट का. सो दैट इज द रेंज ओवर विच द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैप फैक्टर्स आर डिमिनिशेस बट पॉजिटिव, ठीक है. जैसे गाइस ये वाला, ठीक है, ये तो इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो दिस रीजन के बारे में बात की जा रही है. Okay, so the locus of point of isoquant where the marginal product of factors is zero from the ridge line, okay, from the ridge line. The upper ridge line implies the marginal product of capital is zero, and the lower ridge line is implies that the MPL of the labor is zero, okay. And production techniques are only efficient inside the ridge line. This, guys, what does it mean? Okay, गाइस मैंने आपको क्या बताया एक चीज कि कोई भी फर्म इस पॉइंट के बाद अपने आउटपुट को गाइस प्रोड्यूस करेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इसका एमपीएल यहाँ पे लेस देन 0 है. तो गाइस मैक्सिमम यही तक मतलब जहां पे एमपीएल इक्वल टू 0 है वहीं तक मैक्सिमम जो है कोई भी फर्म प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद नहीं. सिमिलरली कैपिटल के केस में भी जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 0, उसके बाद मतलब यहीं तक गाइस जो कैपिटल को हायर कर सकता है. उसके बाद अगर वो कैपिटल को हायर करता है तो उसका जो आउटपुट है वो फॉल हो जाता है. तो मतलब मैक्सिमम यहीं तक गाइस वो यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम यहीं तक, ठीक है. तो इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग दिखाएंगे, so that is your, let's say this is your marginal product of capital curve and this is your marginal product of labor, ठीक है. ओके, तो गाइस और हम लोग देखें कि इसी के बीच में गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी के बीच में. क्यों? क्योंकि आपका एमपीएल इज पॉजिटिव है, ठीक है. और ये पॉइंट इसीलिए है क्योंकि गाइस ये एफिशिएंट भी है, ठीक है. तो वही चीज गाइस यहाँ पे है, दैट इज द रीज लाइन, दैट इज कॉल्ड एमपीके. तो कोई भी फॉर्म, ये जो सारा पॉइंट है ना, दिस पॉइंट ये जो एरिया है, इसी एरिया पे गाइस जो है फॉर्म अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपका एफिशिएंट है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज पॉजिटिव, ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है. तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है. द लोअर रीज लाइन इंप्लाइज दैट द एमपीके ऑफ लेबर इज 0, मतलब कि ये वाला एमपीएल मतलब यहाँ पे 0 है. अब ये एमपीएल 0 है. सिमिलरली एमपीके ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया. अब अगर इसके बाद जाओगे तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसके नीचे जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो इसी के बीच में गाइस आप अपने आउटपुट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हो. सो दैट इज द रीज लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट इज अ रीज लाइन कॉन्सेप्ट. ओके, प्रोडक्शन टेक्निक्स आर ओनली technically efficient inside the ridge line. Outside the ridge line, the marginal product of factors are negative and the method of the production are inefficient since that requires more quantity of both the factor of producing a given level of output. Such inefficient methods are not considered by the theory of production since they imply irrational behavior of the firm, ठीक है. तो गाइस अगर इसके बाद अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आप इनएफिशिएंटली अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमपीके इज नेगेटिव और यहाँ पे एमपीएल इज नेगेटिव, ठीक है. तो इसी बिटवीन दिस रीज लाइन
आप अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे, और वही आपका एक एफिशिएंट मेथड है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये आपका कॉन्सेप्ट आता है रिज लाइन का। ठीक है, so this is a concept of ridge line. ठीक है, ओके ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,